आप सभी का रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और इसका नाम तय कर लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, जहां पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, इसका ये नया नाम तय किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में बने एयरपोर्ट का नाम तय कर लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अयोध्या में जब कोई श्री राम लला के दर्शन करने पहुंचे, अयोध्या मंदिर पहुंचे, तो उसे दिक्कत ना आने पाए, वो तुरंत एयरपोर्ट के जरिए मंदिर पहुंच सके, ज़्यादा वक्त ना लगे, इसी को देखते हुए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और काम लगभग पूरा भी हो चुका है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ट्रायल रन भी हो चुका है और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। एयरपोर्ट का नया नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर है। इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अयोध्या धाम पर जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है। तो देश भर में राम मंदिर को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर की दूसरी मंजिल का काम भी तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ भगवान राम के ससुराल जनकपुर में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बीच अयोध्या जंक्शन का नाम भी अब अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसके साथ ही पवित्र नदियों का जल लाने के लिए अक्षय पात्र यात्रा भी ऋषिकेश पहुंच चुकी है। तो जबरदस्त उत्साह राम भक्तों में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने को और कुछ ही दिनों का वक्त जब राम लला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और इस दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस खास और अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 5 लोग मौजूद रहेंगे। पीएम के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए है तैयार। अब बस राम के आने का है इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी हो रही है तैयारी। अवध में जल्द विराजेंगे अवध बिहारी। अवध नगरी अपने राजा के स्वागत के लिए तैयार है। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में विराजने का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। 22 तारीख को जब भगवान श्री राम मंदिर में आएंगे, ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे, राम भक्त जयकारा लगाएंगे, राजा राम अयोध्या में बस जाएंगे। तर चुके हैं ये पत्थर जो राम के काम आ रहे हैं। तर गई है अयोध्या नगरी, क्योंकि राम आ रहे हैं। जश्न की तैयारी है। अब राजा राम के मंदिर में विराजने की बारी है। राम भक्तों को जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आने ही वाली है।
अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? इसका महत्व क्या है? प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास बताते हैं कि रामानंदी परंपरा के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जितनी राशियां हैं सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना होता है, उसके बाद मंगलाचरण होता है। ये सब करने के बाद में तब उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन्न में अधिवास देना पड़ता है, माने रखा जाता है उसी में, उसमें फूल में रखना पड़ता है, औषध में रखना पड़ता है, और इस तरह से कई प्रक्रिया होती हैं। वो पूरा होने के बाद में तब उसके बाद में उसमें अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र जपा जाता है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में बहुत ही कम लोगों को रहने की इजाजत होगी। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जिस वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। महंत सत्येंद्र दास के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रामनंदी परंपरा के मुताबिक होगी, जिसमें सबसे पहले रामलला को नगर भ्रमण कराया जाएगा, फिर सरयू के जल और दूध से स्नान कराया जाएगा और स्नान के बाद रामलला का विधि विधान से श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 16 प्रकार की पूजन विधि को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की राजभोग आरती की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला लोगों को दर्शन देंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया वेदों के हिसाब से ही होगी। इन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं, उस भगवान राम का आवाहन करेंगे। राम की प्रतिमा है, राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठा के समय कई दूसरे आचार्य भी मौजूद रहेंगे। आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। काशी के 21 विद्वान भी मौजूद रहेंगे, जो विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह का पर्दा बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी। जब पट्टी हटेगी तब मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा, जिससे कि भगवान सबसे पहले खुद अपना चेहरा देखें। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या नगरी पहुंचे थे और 14 तारीख से ही रामलला परिसर के अंदर और बाहर लगातार हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के लोग भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन पूजन करेंगे और 22 तारीख को भगवान श्री राम का उसी तरह से स्वागत होगा जैसे जब वो 14 साल वनवास काट कर आए थे तब किया गया था। एक और बड़ी खबर का, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी चुनाव जीतने के जुमलेबाजी करती है। बीजेपी ने राम के नाम पर राजनीति से इसे जोड़ दिया और इसका फायदा उठा रही है। ये बयान अशोक गहलोत की ओर से सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हजारों करोड़ों की मार्केटिंग कर रही है। मीडिया के माध्यम से राम मंदिर को भुनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि भगवान राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। तो इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। उसमें कामयाब भी हो रहे हैं।
जो आम जनता देखती है भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि सबके लिए लागू होती है। कोई देश के लोग हैं क्या खिलाफ है कि सनातन के कोई खिलाफ है क्या, राम मंदिर के खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लागू हो रहा है। पर ये मार्केटिंग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये लोग मीडिया के माध्यम से, राम मंदिर को भुना रहे हैं ये लोग। भगवान राम इनको माफ नहीं करेगा। सैलाब सूख जाएगा, भूकंप भी झकझोर नहीं पाएगा। बड़ी से बड़ी आपदा राम मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि राम मंदिर को न सिर्फ भूकंप विरोधी बनाया गया है, बल्कि मंदिर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवार खड़ी की गई है जो पानी के बहाव को मंदिर को छूने तक नहीं देगी। नींव से लेकर उसका फर्श और 400 खंभे राम मंदिर को शक्तिशाली ही नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना देते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भव्य, शानदार, विराट, विशाल, राम मंदिर को देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा। पीढ़ियां आएंगी, जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी। आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। IIT से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। अर्थक्वेक का है जो इसके अंदर अगर हम IS कोड देखेंगे, जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें CBRI रुड़की है जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड किया रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइज्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया है, एक रॉक सा खड़ा है और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है, 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंभे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है और CBRI ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंभे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उससे पानी का रिसना भी मुश्किल है।
वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। ऐसे शानदार और दमदार राम मंदिर में राम लला विराजेंगे। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूर्यदेव उनका तिलक करेंगे। CBRI रुड़की ने और अपने बेंगलोर से और हैदराबाद से कुछ उनके डिजाइनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो उनको डिजाइन करा है। सूर्य की किरण को वो एक पाइप के अंदर से मिरर रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने एंगल दे के लेकर आएंगे, वो मिरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्भगृह के सेंटर के दरवाजे पर रहेगा। उससे वो रामलला के आपके ललाट के ऊपर साल में एक बार कुछ मिनटों के लिए वो दिखाई देगा रामनवमी के दिन। अच्छा, उसे सूर्य तिलक का नाम, उसको सूर्य तिलक का नाम। राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को होने वाला है। BAPS के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ शिष्टमंडल ने उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, जिसे PM मोदी ने स्वीकार कर लिया है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। खबर इंदौर से है, जहां पर एक पेंटर को काम करते करते मौत आ गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पेंटर अपने काम में व्यस्त है, तभी अचानक वो पीछे की ओर गिर पड़ता है और अकड़ जाता है। साथ में काम करने वाले साथी उसे नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। वहां से उसे MY अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम आशीष, जो कि 28 वर्ष का था, और पिता का नाम मुन्ना लाल सिंह बताया जा रहा है। वो स्कीम नंबर 71 का रहने वाला था। मंगलवार शाम को वो ठेकेदार हरिलाल पेटवाल के साथ दस्तूर गार्डन के पास एक साइट पर काम कर रहा था। यहां आशीष के साथ 3 से 4 और लोग काम कर रहे थे। सभी ने पुलिस को उसके खुद से गिरने की बात बताई। पुलिस ने मौके पर जाकर कैमरा चेक किया तो मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम भी कराया गया, जिसमें हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती हो सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प भी तैयार हो चुके हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। PMO से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, तो जल्द ही आपको महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है और जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान जब जनसभाएं की थी तो संबोधन के दौरान ये वादा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएंगे, और ऐसे में एक और वादा जल्द ही BJP पूरा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द ही घट सकते हैं। इनमें गिरावट देखी जा सकती है। 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हो सकती है। अब सिर्फ इंतजार PMO की ओर से मंजूरी का है। इसे लेकर वित्त विभाग की ओर से कई विकल्प भी तैयार कर लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भजनलाल सरकार भी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन में उतर आई है। भजनलाल सरकार ने गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी शूटर रोहित राठौड़ के ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है। नागौर के मकराना के पास जूसरी गांव के रहने वाले रोहित राठौड़ का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। राठौड़ ने वहां अवैध निर्माण करते हुए कब्जा कर रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हुए उसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। प्लॉट के साथ आसपास अवैध निर्माण करते हुए रोहित ने कब्जा कर रखा था। पुलिस को रोहित के द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर को सूचना दी गई। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
दीवार लगा रखी थी उस कार्रवाई के लिए जोन के जयन ने डिमार्केशन किया कि अवैध अतिक्रमण है, उस आधार पर इस दीवार को तोड़ दिया गया और मलबे को हटा दिया गया। घर में कोई घर के लिए जोन जयन अभी डिमार्केशन करेंगे भैया रोड में है या नहीं है। अगर रोड में है वो डिमार्केशन करते हैं तो उसको भी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सर्दी का सितम बरकरार है, आबो हवा भी खराब है, लेकिन पहाड़ों में सैलानियों का हुजूम दिख रहा है। नया साल बेहद ही करीब आ गया है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले मनाली से आई थी, जहां सड़कों पर भारी जाम लगा था। टूरिस्ट पूरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन नए साल के नजदीक होने की वजह से सैलानी लगातार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और नए साल से पहले पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। शिमला में पिछले 10 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिनमें अधिकतर टूरिस्ट शामिल हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के पहाड़ों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी कल्चर है, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल के जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और शिमला का जो व्यापार मंडल है, व्यापारी है, होटलियर है, उसको आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना के समय में बहुत नुकसान हुआ, टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बैठ गई थी। इसके पीछे मंशा ये है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। और रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन रिलायंस फैमिली डे के मौके पर रील के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में डेटा भी प्रोडक्शन का नया फैक्टर बन गया है, इसीलिए डेटा इस्तेमाल में हमें सबसे आगे रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें एआई की मदद लेनी चाहिए। साथ ही कहा कि रिलायंस की सभी प्रमुख कंपनियों को अगले साल तक इस बदलाव को पूरा कर लेना है। एआई इमर्सिव टेक कंपनी बनने के लिए हमें हर स्तर पर टैलेंट, स्किल सेट और क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने टैलेंट पूल का विस्तार करना चाहिए। मशीनों के बजाय टैलेंट पर इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। इस बात की सराहना करता हूं कि रिलायंस के सभी सीनियर और मिडिल लेवल अधिकारी युवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनके साथ ही मुकेश अंबानी ने युवा पीढ़ी को भी संदेश देते हुए कहा कि युवा गलतियां भी करेंगे, लेकिन उनके लिए मेरी सलाह है कि पिछली गलतियों के बारे में ज्यादा सोचकर अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय इस पर ध्यान दें कि गलतियां दोहराई ना जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मौजूदा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाएं और साहस के साथ आगे बढ़ें। Head of the Reliance family, I would like to share with all of you 3 more key messages for the new year. Let me summarize them as 3 consolidations. First, let us consolidate Reliance's place among global leaders in digital platforms, data and AI adoption. Second, let us consolidate Reliance's place among global leaders in talent enrichment. And third, let us consolidate Reliance's place among global leaders in institutional culture. Let me elaborate. First, about AI adoption. As Reliance reinvents itself to become a unique, new age technology company, we need to boldly embrace data and AI to become better at decision making and resource utilization. In the era of digital platforms, data has become a new factor of production along with talent and money. We need to be at the forefront of using data with AI as an enabler for achieving quantum jump in productivity and efficiency. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।